अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज के लेक्चर में मैंने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर एक बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर है। इसमें से सिर्फ 2 एसएलओज फेडरल बोर्ड में दिए हुए हैं जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 2 एसएलओज मैंने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो आने वाले जो एसएलओज हैं या टॉपिक्स हैं उनके लिए एक बुनियाद की तरह काम करेगा। एक चीज अपने माइंड में रखिएगा, आज के लेक्चर में से फेडरल बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये लेक्चर आपके लिए इस वजह से जरूरी है क्योंकि यही जो लेक्चर है यहाँ पे यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आने वाले एसएलओज में, आने वाले टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यूज होंगी। अगर आज का लेक्चर आप ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे तो आने वाले टॉपिक जो हैं ये आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का चैप्टर जो कि है वेक्टर। वेक्टर को समझने से पहले मैं फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करूंगा। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको आप फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जिस तरह से लेंथ है, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं तो वो आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को आप मेजर कर सकते हैं, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह से कुछ चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। जैसे पेन है, जैसे हैप्पीनेस है, जैसे सैडनेस है, इन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, इनकी कोई यूनिट्स नहीं है, तो ये आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को 3 टाइप्स की क्वांटिटीज में डिवाइड किया जाता है, या फिजिकल क्वांटिटीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको वेक्टर्स कहा जाता है, और दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज या दूसरी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको स्केलर्स कहा जाता है, और थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को टेंसर कहा जाता है। तो इनको मैंने 1 बाय 1 डिस्कस करना है कि स्केलर क्या है, टेंसर क्या है, फिर वेक्टर को मैंने डिटेल से डिस्कस करना है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको भी मैंने आगे इसको डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं व्हाट इज स्केलर। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब होती हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से, उनको क्या कहा जाता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो देख लें इसकी डेफिनेशन क्या है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड, या फिर यहां पे वर्ड डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, बाय मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली स्पेसिफाई होती हैं या डिस्क्राइब होती हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से, उनको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। और इनके एग्जाम्पल क्या है? मास है, डिस्टेंस है, एनर्जी है, वर्क है, करंट है, एटसेट्रा। ये आपके पास सारे क्या हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देखिए यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया जाता है, जो मैग्नीट्यूड होती है इसको डिफाइन किया जाता है, अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया जाता है अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट। एक नंबर और इसके साथ अगर यूनिट है तो वो आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। जैसे कि यहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी है मास, मास को सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे देखें मास है, मास को आप लिखते हैं 10 किलोग्राम। अब इसमें 10 क्या है? 10 एक नंबर है और किलोग्राम क्या है? यहां पे यूनिट है। तो मास को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर और यूनिट की जरूरत पड़ती है जो कि मैग्नीट्यूड बनाता है। इसमें मास को डिस्क्राइब करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लिया मास को डिस्क्राइब करने के लिए। इस तरह से टाइम है, टाइम आपके पास है, टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हैं। लेट्स सपोज 2 सेकंड का टाइम है, तो देखें नंबर और सेकंड, तो इससे आपके पास क्या बन गया? मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम आ गया। इस तरह से डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप लिख सकते हो, डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मीटर। तो देखें इसको आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया एक मैग्नीट्यूड से। जैसे 2 एक नंबर है, साथ में मीटर यूनिट है, नंबर प्लस यूनिट से आपके पास क्या बनता है? मैग्नीट्यूड बनता है। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लिया और मैग्नीट्यूड ने इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो ये बात आप दोबारा देख लें। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली
आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। जैसे इनकी एग्जांपल क्या है, मास, डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क एटसेट्रा, ये आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल है। स्केलर क्वांटिटीज के मुतालिक एक चीज का खास ख्याल रखना है, नोट यहां पे मैंने लिखा है कि द स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। स्केलर्स को आप प्लस माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। इनको क्या किया जाता है, स्पेसिफाई या फिर स्केलर्स को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है बाय ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक्स के रूल्स का इस्तेमाल करके वेक्टर्स को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं मास। मेरे पास एक मास है m1, लेट्स सपोज वो है 2 किलोग्राम, एंड m2 दूसरा मास है 4 किलोग्राम, और मैंने इनको ऐड कर देना है, m1 प्लस m2 करना है। तो ये सिंपल देखें, जैसे नंबर को ऐड किया जाता है सेम उसी तरह से इनको भी ऐड किया जाएगा। 2 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम करेंगे, 2 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम, तो ये कितना आ जाएगा, 6 किलोग्राम आ जाएगा। इस तरह से आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, m2 माइनस m1 कर लें, m2 माइनस m1 कर लें, m2 कितना है 4 किलोग्राम माइनस 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। ठीक है, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 किलोग्राम आ गया। तो इस तरह से आप ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अरिथमेटिक्स का इस्तेमाल करके इनको प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की बात करें, जैसे यहां पे देखें v इज इक्वल टू i इंटू आर। ठीक है, यहां पे देखें करंट और रेजिस्टेंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उससे आपके पास पोटेंशियल V बन रहा है। तो V इज इक्वल टू, देखें यहां पे करंट लेट्स सपोज 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस आपके पास 100 ओम्स है, तो यहां से आपके पास जो वोल्टेज आएगी 200 एम्पियर इंटू ओहम्स आ जाएगा, जो कि वोल्ट के इक्वल होता है, तो ये आपके पास 200 वोल्ट्स आ जाएगा। तो देखें सिंपल अरिथमेटिक का इस्तेमाल करके मैंने चीजों को प्लस माइनस किया और मल्टीप्लाई किया, और इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं सिंपल ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल करके। इसके बाद अगर मैं बात करूं टेंसर्स की, तो टेंसर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, टेंसर्स है मैग्नीट्यूड, जिनकी मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन भी होगी और ओरिएंटेशन भी होगी। ठीक है, यहां पे एक एडिशनल चीज है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसके अलावा यहां पे अगर ओरिएंटेशन भी होती है तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है टेंसर्स। टेंसर के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी, मैग्नीट्यूड जैसे स्केलर के लिए होती है, डायरेक्शन जैसे वेक्टर के लिए होती है, और ओरिएंटेशन ये स्केलर के लिए होगा। या फिर स्केलर्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड मल्टीपल डायरेक्शन, जिनकी एक से ज्यादा डायरेक्शंस हो और उनकी मैग्नीट्यूड हो, उनको भी आप टेंसर्स कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम स्ट्रेस की ले लेते हैं। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपके पास स्ट्रेस है। या फिर हम प्रेशर की बात करें, अगर मैं प्रेशर की बात करूं, देखें प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस की बजाय यहां पे आप यूज कर सकते हैं प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हमें यह पता है प्रेशर हमेशा चीजों को कंप्रेस कर लेता है, उनके वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर पे एक प्रेशर एक्सर्ट करना है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करना है, तो मुझे इस पे हर एक डायरेक्शन पे फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे ऊपर से भी फोर्स लगानी है, नीचे से भी फोर्स लगानी है, इस साइड से भी फोर्स लगानी है, इधर से भी लगानी है, इस डायरेक्शन से भी फोर्स और इधर से भी फोर्स लगाएंगे, तो ये प्रेशर कहलाएगा। प्रेशर की वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे जो फोर्स है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में इस पे एक्ट कर रही होती है। इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी लग रही है, इधर से भी, हर एक डायरेक्शन से फोर्स लग रही है। और ये जो हर एक डायरेक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसको प्रेशर कहा जाता है। और प्रेशर या स्ट्रेस आपके पास क्या होता है, एक टेंसर है। इसके अलावा इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अ टेंसर क्वांटिटी या टेंसर फील्ड होती है। इसके बाद अगर हम वेक्टर्स की बात करें,
वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ये बात आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी कि वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, या इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। ये बात आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। मैं आपको बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज बता सकता हूं जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, फिर भी वो वेक्टर नहीं होते। जैसे हमारे पास करंट है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जो करंट होता है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो करंट जो होता है ना, लेट्स सपोज हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट याद रखना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। कहां से? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कन्वेंशनल करंट मूव करता है। अब देखिए, करंट की मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, हायर से लोअर, फिर भी करंट आपके पास स्केलर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। देखें, फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, इसके अलावा वो ओबे करें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर कहा जाता है। ये बात एफएससी लेवल में आपको पता होनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेंगी। स्केलर की तरह ऑर्डिनरी अरिथमेटिक से ये प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इनके लिए स्पेसिफिक रूल होंगे। वेक्टर्स को ऐड करने के भी रूल हैं, सब्ट्रैक्ट करने के भी रूल हैं, मल्टीप्लाई करने के भी रूल्स हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स को आप ऑर्डिनरी अरिथमेटिक से प्लस माइनस नहीं कर सकते, इनके लिए स्पेसिफिक रूल होते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहां पे लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और ये क्या करते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेंगे, तब ही वो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास वेक्टर हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे आप करंट को ले सकते हैं। करंट की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेट्स सपोज करंट की मैग्नीट्यूड है 2 एम्पेयर और करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो उसकी डायरेक्शन भी आ गई। फिर करंट क्यों स्केलर है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। तो अब देखिए, इसकी एग्जांपल क्या है। वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल है आपके पास फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एटसेट्रा, इसकी एग्जांपल हो सकती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, प्लस वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेंगे, तभी आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो सकती है। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं। यहां पे मैंने एक नोट लिखा है। नोट क्या लिखा है कि vector cannot be added, subtracted, multiplied and divided by ordinary rules of arithmetics. आप इनको ordinary rules of arithmetics से प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। स्पेसिफिक रूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेक्टर्स ऑपरेशंस। ठीक है, स्पेसिफिक रूल्स आपको चाहिए वेक्टर्स ऑपरेशन के लिए। वेक्टर ऑपरेशन से मुराद क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपके पास क्या है? ये वेक्टर्स ऑपरेशन है। ठीक है, तो वेक्टर्स ऑपरेशन के लिए स्पेसिफिक रूल की जरूरत पड़ती है। इस चैप्टर में आगे हमने इनको डिस्कस करना है। स्पेशली हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करना है ज्यादा डिटेल के साथ। प्लस और माइनस आपने मैट्रिक लेवल पे वेक्टर्स को प्लस भी किया होगा, माइनस भी किया होगा। वेक्टर को ऐड करने के लिए वहां पे आप एक रूल अप्लाई करते थे जिसको आप कहते थे हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल एक स्पेसिफिक रूल है फॉर वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, वेक्टर एडिशन में हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एक और लॉ होता है जिसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहा जाता है। एक और रूल होता है या एक और तरीका कार होता है वेक्टर्स को ऐड करने का, जिसको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये स्पेसिफिक रूल्स की मदद से आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर में हमने आखिरी हिस्से में डिस्कस करना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को कि वेक्टर्स को आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे।
वेक्टर को दो तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उसको कहा जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंबॉलिक नोटेशन, और दूसरा जो तरीका कार है जिसमें वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक नोटेशन पे। सिंबॉलिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बोल्ड फेस लेटर से। इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर और एन एरो अबव और बिलो द लेटर। सिंबॉलिकली एक वेक्टर को लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अल्फाबेट ए है तो उससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है बी से, सी से, एक्स वाई जी, किसी भी अल्फाबेट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो जो अल्फाबेट या लेटर है वो क्या होना चाहिए, या तो वो बोल्ड फेस होना चाहिए। जैसे ये देखें ऑर्डिनरी नोटेशन है, इसको अगर आप बोल्ड कर लेते हैं तो ये बोल्ड फेस लेटर क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। ये वेक्टर ए की रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको स्मॉल अल्फाबेट में लिखना चाहते हैं तो इसको भी आपको बोल्ड करना पड़ेगा। तो ये जो बोल्ड फेस लेटर होते हैं ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या वेक्टर्स को बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा जो तरीका है इसमें क्या करना है, एरो अबव द लेटर डालना है। जैसे ये आपके पास ऑर्डिनरी लेटर है, ये बोल्ड नहीं है, इसके ऊपर अगर आप एरो हेड डाल दें तो ये आपके पास इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, ये वेक्टर ए बन जाता है। इस तरह से स्मॉल ए के ऊपर भी आप एरो हेड डाल देंगे तो ये भी आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस अल्फाबेट के नीचे अगर आप एरो डालते हैं तो भी ये आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह स्मॉल ए के नीचे भी आप वेक्टर एरो अगर डालते हैं तो ये वेक्टर ए बन जाता है। हमने जो रिप्रेजेंटेशन यूज करनी है अपने नोट्स के अंदर, या फिर आपने जो रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में यूज करनी है वो ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे तो हर एक लेटर को बोल्ड करना इतना आसान नहीं होता। अगर आप ये वाली रिप्रेजेंटेशन यूज करें तो ये ज्यादा बेहतर है। वैसे जनरली बुक्स में ये रिप्रेजेंटेशन यूज की जाती है, और जनरली स्टूडेंट्स के लिए जो रिप्रेजेंटेशन बेहतर होती है वो ये है कि आप वेक्टर के ऊपर एरो हेड डाल दें। तो ये रिप्रेजेंटेशन फिजिक्स में जनरली स्टूडेंट्स के लिए बेटर रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है। अब किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। देखें अगर किसी भी वेक्टर को आप इस तरह से मॉड्स के दरमियान में रखेंगे तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है किस चीज के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ये क्या है, मॉडुलस वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओनली। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को, और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ लेटर से भी आप मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज लेटर ए। देखें ये वेक्टर ए है और इसकी मैग्नीट्यूड सिंपल ए लिखेंगे तो ये इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी। अब वेक्टर के लिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इसकी डायरेक्शन होती है। सिंबॉलिक नोटेशन में आप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर विद अ हेड ओवर इट। के सिंबॉलिकली डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर आप हेड डाल देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो जाती है। जैसे वेक्टर ए है, इसके ऊपर अगर आप इस तरह से हेड डाल देते हैं तो ये आपके पास ए की मैग्नीट्यूड बन जाएगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर विद अ हेड ओवर इट, कि आप लेटर के ऊपर हेड डाल देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर वेक्टर की क्या बन जाती है, मैग्नीट्यूड बन जाती है, जैसे सॉरी डायरेक्शन बन जाती है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हेड की मदद से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम कंप्लीट वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है उसके लिए दो चीजें होती हैं वेक्टर में, एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है, दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है। लेट्स सपोज मेरे पास वेक्टर ए है, उसकी मैग्नीट्यूड को मैं इस तरह से मॉडुलस वैल्यूज में लिख सकता हूं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखूं और साथ में डायरेक्शन को ए हेड की फॉर्म में लिखूं। तो ये आपके पास कंप्लीट वेक्टर नोटेशन है या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है।
तो यहां तक ये आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन थी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और मैं यहां पे इसको शॉर्ट करके बताता हूं ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो। ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ लाइन विद एरो हेड। ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन से, और इसके आगे अगर आप एरो हेड डाल देते हैं तो वो आपके पास एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनती है किसी भी वेक्टर के लिए। तो यहां पे देख लें, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन which is drawn according to selected scale with an arrow head। इसमें ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। लेट्स सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको किसी स्केल के मुताबिक इसको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जाता है और इसके आगे एक एरो हेड डाल दिया जाता है। तो ये एक वेक्टर नोटेशन है, ग्राफिकल वेक्टर नोटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां पे जो बात की गई है अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड स्केल, तो देखिए आपके पास कुछ वेक्टर क्वांटिटीज है, जैसे मोमेंटम है, जैसे आपके पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को अगर आप देखें, लेट्स सपोज मेरे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मेरे पास है, लेट्स सपोज एक्सेलरेशन ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मेरे पास कोई एक वेक्टर है फोर्स, उसकी मैग्नीट्यूड है आपके पास 4 न्यूटन, और लेट्स सपोज ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ये कोई भी एक वेक्टर है, 4 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस या अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये इसकी डायरेक्शन है। तो अब इनको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली? तो सबसे पहले हम देखें 4 न्यूटन। अब देखें न्यूटन तो आपके पास फोर्स की यूनिट है, हमने यहाँ पे लेंथ की फॉर्म में न्यूटन को लिखना है, तो हम यहाँ पे एक स्केल बनाएंगे। स्केल कैसे बनाएंगे? स्केल हम सपोज करेंगे कि लेट 1 न्यूटन, लेट्स सपोज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि हमने सपोज किया कि 1 न्यूटन क्या है, 1 सेंटीमीटर है। फिर 4 न्यूटन क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये आपने लाइन ड्रॉ की, लेट्स सपोज ये एक लाइन ड्रॉ की, इसको आप 4 सेंटीमीटर मार्क कर लें। लेट्स सपोज दिस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर लाइन है, और इसके आगे आप इस तरह से एरो हेड डाल देते हैं, तो ये सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक क्या आ गई आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ये रिप्रेजेंटेशन आ जाती है किसी भी वेक्टर के लिए। तो देखें अकॉर्डिंग टू स्केल ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर इक्वल है 4 न्यूटन के, तो ये 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एरो हेड है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो देख लें द लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड। ये जो लेंथ ऑफ लाइन है क्या दे रही है? मैग्नीट्यूड दे रही है अकॉर्डिंग टू स्केल, एंड एरो हेड विल गिव द डायरेक्शन, और ये जो एरो हेड है वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है 4 न्यूटन फोर्स के लिए। इस तरह से आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए भी आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी आपके पास वेक्टर हो उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर था, लेकिन याद रखिएगा ये आने वाले टॉपिक्स के लिए या SLO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके आपने नोट्स बनाने हैं बोर्ड से, सेम एज इट इज आपने कॉपी कर लेना है, ताकि जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे इन नोट्स को, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।